यहाँ पे देखो जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रेलवे से आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और किस में पूछे गए भाई, असिस्टेंट लोको पायलट में। ठीक है, जो एलपी में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप लोगों की भी ये डिमांड थी कि सर जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार आप सोल्व करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस सर्किट से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, देखो Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है, T होता है। अब यहां पे जो Q होता है, इस Q का मतलब क्या होता है भाई, चार्ज। क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आवेश। क्लियर। उसके बाद में यहां पे है भाई I, तो I का मतलब क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट। और करंट का मतलब क्या होता है भाई, धारा। क्या होता है, धारा होता है। और जो टी है, इस टी का मतलब क्या होता है भाई, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम यानी समय। इसकी वैल्यू किस में आएगी भाई, सेकंड में। करंट की किस में आएगी, एम्पियर में। और जो आवेश है, चार्ज, इसकी वैल्यू किस में आती है भाई, कूलाम में आती है। क्लियर। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, Q बराबर होता है N इंटू ई। अब यहां पे Q का मतलब तो क्या हो गया, आवेश। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में देखो भाई यहां पे है E। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहां पे देखो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन बराबर क्या होगा, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ई हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे जो Q बराबर आई टी है, क्या है, Q बराबर आई टी। तो Q का मान यहां पे हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे I कितना है, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, 1, और गुणा में भी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे जो आवेश का मान आएगा, यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1। कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो यहां पे जो हम Q का मान लेंगे, वो Q का मान कितना भाई, यहाँ पे 1 बटे में यहाँ पे जो E है, E का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी ये वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का क्या होता है भाई, 19 गुलाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 19 हो जाएगा। 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन में क्या है, प्लस का 19, सी ऑप्शन में है माइनस का, तो माइनस वाला नहीं होगा भाई। इसमें भी क्या है, माइनस का, तो इसमें माइनस का नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि या तो हमारा ए ऑप्शन होगा, या फिर हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो संख्या अपने पास में बची है, ये है भाई 1 बटे में क्या बचा अपने पास में, यहाँ पे 1 बटे में 1.6। ठीक है, क्योंकि संख्या अपने पास में ये बची है भाई, 10 की घात माइनस का जो 19 है ना, इसको नीचे से ऊपर भेज दिए। अब इसका भाग किस में देंगे भाई, 1 में। 1.6 का भाग किस में देंगे, 1 में। नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आएगा 0। क्या आएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, नहीं जाएगा तो उसके बाद में यहां पे लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद में यहां पे 0 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखो नीचे है 1.6, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे फिर 1 0 और लग जाएगी। तो यहां पे हमारे पास में जो संख्या है वो क्या हो गई,
100 बटे में क्या हो गया भाई 16, 100 बटे में क्या हो गया 16। अब 16 का भाग किस में देंगे हम 100 में, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा भाई 6 बार। क्लियर। उसके बाद में पीछे कितना बचा भाई 4, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0, तो कितनी बार जाएगा फिर 2 बार। फिर कितना बचा 8, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है। और यहाँ पे 10 की घात जो 19 है इसको हम क्या कर देंगे ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो 0.625 गुणा में 10 की घात 19 कौन से ऑप्शन में है बताओ, हमारे है यहाँ पे ए ऑप्शन में। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा टाइम लगा लेकिन पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। देखो भाई, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है, बिल्कुल सही होगा। उस बिंदु पर विभव के बराबर होती है, या फिर उस बिंदु पर विभवांतर के बराबर होती है, या उस बिंदु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है। इनमें से कौन ओम के नियम का पालन करता है। मेटल रेक्टिफायर, क्या है भाई मेटल रेक्टिफायर। उसके बाद में है कॉपर इलेक्ट्रोड, या फिर यहां पे क्रिस्टल डिटेक्टर, या फिर आर्क लैंप। तो यहां पे सही आंसर होगा भाई कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कौन सा हो जाएगा भाई यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ओम के नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ओम के नियम का पालन करता है। क्लियर। उसके बाद में जो डायोड होता है, डायोड और ट्रांजिस्टर, और आर्क लैंप, और इलेक्ट्रोलाइट, और तथा अरेखीय अवयवों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंडक्टर यानी चालक के किस निम्नलिखित गुण धर्म के कारण विद्युत वहन होता है। तो प्रति स्तंभ यानी रिलक्टेंस, या चालकता यानी कंडक्टेंस, या फिर इंडक्टेंस यानी प्रेरक, या फिर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो यहाँ पे चालकता जो है यानी कंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चालकता के गुण धर्म के कारण विद्युत वहन होता है, और प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और चालकता पदार्थ का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह की क्या करता है भाई सहायता करता है। ठीक है। तो चालकता कंडक्टेंस यानी इसका अगर प्रतीक पूछे आपको तो प्रतीक क्या होता है इसका जी होता है। प्रतीक क्या होता है इसका जी होता है भाई। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 3 तारों की चालकता कितनी है भाई यहाँ पे 2, 3 और 6 महो है, और वे समांतर संयोजित की गई है, तो सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा।
तो सर्किट का जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, देखो तो 11 ओम होगा या फिर 1/11 ओम या फिर 1 ओम या 33 ओम होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1/11 ओम होगा। देखो कैसे होगा, इसमें दो चालकता कितने दिए इसमें, देखो 2, उसके बाद में फिर 3, उसके बाद में फिर क्या दिया इसमें 6। तो देखो G1, तो G1 बराबर यहाँ पे कितना है भाई 2, क्या है महो, तो MHO महो हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में है G2, तो G2 बराबर कितना इसमें 3 महो। उसके बाद में G3, तो G3 का मान बताओ कितना लिखूंगा 6 महो, यही होगा। तो यहां पे G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है, और समांतर। तो यहां पे क्या होगा भाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या होगा 6, तो बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 11 महो, क्या होगा 11 महो हो जाएगा। अब यहाँ पे समांतर, अब यहाँ पे जो R बराबर होगा ना, R बराबर हो जाएगा 1 बटा क्या होगा भाई G हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा G। तो देखो G का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला, यहाँ पे निकाला हमने 11 है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में 11, और 11 क्या होगा यहाँ पे ओम हो जाएगा। क्लियर, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या दो असमान आवेशों के मध्य कोई बल नहीं होता है, या फिर दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षित बल मौजूद होता है। ये सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन। देखो दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण, यानी प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब देखो समान आवेश का मतलब क्या होता है, समान आवेश का मतलब यह होता है कि यहां पे है धनावेश यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो मेरे पास में है वो भी क्या है, धनावेश। देखो साइन क्या होता है इसका, प्लस का होता है भाई, क्या होता है प्लस का। तो यानी दो धनात्मक आवेश है या फिर दो ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, तो दोनों के अंदर जो होगा वो रिपल्सन होगा, यानी क्या होगा भाई प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और असमान, असमान का मतलब हो गया एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, या फिर ऋणात्मक या फिर क्या होना चाहिए भाई धनात्मक। तो इनके बीच क्या होगा, तो इनके बीच होता है भाई अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। क्लियर साथियों, तो कौन सा हो जाएगा भाई हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, अपकेंद्री बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। चलो जी, अब यहां पे जो ए ऑप्शन है आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल, क्या है भाई आकर्षण का स्थिर विद्युत बल, ये सही है। आकर्षण का वैद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, आसंजक बल नहीं होगा भाई, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं और अपकेंद्री बल के विरुद्ध, यानी किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। तो आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल बिल्कुल सही हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन,
एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है, आयनों में हमेशा एक ही तत्व के परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है। या फिर आयन उदासीन कण होते हैं जबकि परमाणु में हमेशा धनात्मक आवेश होता है। या फिर यहाँ पे आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। आयन जो होता है केवल द्रव विलयन में मौजूद रह सकते हैं। यहाँ पे क्या बताना है? देखो, एक परमाणु किसके, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? तो आयन जो होता है हमेशा क्या होता है? आवेशित कण होता है, ठीक है। और जो परमाणु होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है भाई? वो उदासीन होता है। क्लियर? तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? एक चालक में आवेश मौजूद है और इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त जो तरीका है वो क्या होगा? चलो अब देखो भाई, अन्य आवेश से चालक को पृथक करके, या फिर कंडक्टर यानी जो चालक है उसको ग्राउंड करके, या कंडक्टर के चारों ओर निर्वात उत्पन्न करके, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई? बी ऑप्शन होगा, कंडक्टर को ग्राउंड करके, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र बताओ शून्य होता है, गैर शून्य स्थिरांक होता है, या फिर चालक को दिए जाने वाले आवेश के परिमाण के साथ परिवर्तित होता है, या गोले के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, शून्य होगा, क्योंकि खोखला संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो यह तीसरा जो आवेश है ये क्या होगा? तीसरा जो आवेश है ये क्या होगा भाई? चलो, स्थायी साम्यावस्था में, या फिर यहाँ पे अस्थिर साम्यावस्था में नहीं, या दोनों आवेशों को प्रभावित करने के लिए क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, और सी वाला भी नहीं होगा भी, ठीक है, और बी वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो दो समान और एक रूप आवेश के मध्य तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो यह तीसरा जो आवेश है वो स्थायी अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह है और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है? बताओ, शून्य या फिर एक समान, अधिकतम या फिर न्यूनतम? तो शून्य होगा भाई। क्या होगा? शून्य। यानी एक आवेशित गोले के भीतर विद्युत प्रवाह है और क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य ही होता है, क्योंकि एक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव और पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, यानी आवेश को गोले में केंद्र पर सकेंद्रित माना जाता है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? क्या हो जाएगा? शून्य। यानी E बराबर क्या होगा? माइनस dV हो जाएगा, और बटे में क्या होगा? dx हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? शून्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? जो स्थैतिक बिजली होती है वो किससे उत्पन्न होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया से, या घर्षण से, प्रेरण से, या फिर घर्षण और प्रेरण दोनों से?
तो घर्षण से होती है भाई, किससे होता है, घर्षण से, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का शर्त है, ओम के नियम का शर्त है, चलो, तापमान स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। V बटा I का अनुपात स्थिर रहना चाहिए, या फिर तापमान चर होना चाहिए, या फिर धारा वोल्टता के समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तापमान है वो क्या रहना चाहिए भाई, स्थिर रहना चाहिए, यानी कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, जो ओम का नियम है, ओम के नियम की शर्त, शर्त है कि ताप जो है स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि देखो V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है R, तो R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल, और बटे में क्या होता है यहाँ पे A। तो यदि तापमान स्थिर नहीं होगा, मैं लिखवा देता हूं, चलो, यदि तापमान स्थिर नहीं होगा तो प्रतिरोध यानी जो कि तापमान पर निर्भर रहता है, ठीक है, यदि तापमान स्थिर नहीं होता है तो प्रतिरोध परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, तो तापमान क्या रहना चाहिए भाई, स्थिर, इसलिए कौन सा होगा यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला, ओम का नियम में लागू होता है, जो ओम का नियम होता है वो किस में लागू होता है भाई, तो अर्धचालक, निर्वात नलिकाएं, विद्युत अपघट्य, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलाम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी जो धारिता है वो क्या होगी, धारिता अपने को यहाँ पे बताना है। अब इसमें देखो, जो V का मान है वो इसमें कितना दिया भाई, 2 वोल्ट दिया है, कितना वोल्ट, 2 वोल्ट, और जो Q है, Q का मान इसमें कितना दिया है, तो 0.3 गुलाम दिया है। गुलाम का मतलब, गुलाम का प्रतीक क्या होता है भाई, सी होता है। अब अपने को धारिता बताना है, क्या बताना है, धारिता। अब धारिता बराबर क्या होता है, देखो, तो धारिता बराबर क्या होता है, आवेश, और आवेश बटा क्या हो जाता है, विभव, यानी धारिता का मतलब सी हो गया, सी बराबर क्यू बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी हो गया। तो क्यू का मान कितना दिया यहाँ पे, तो 0 पॉइंट कितना दिया है, 3, बटे में यहाँ पे जो वी का मान है वो कितना दिया यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 15, और किस में वैल्यू आएगी भाई, फेरेड में, इसमें आएगी फेरेड में। फेरेड का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, एफ, फेरेड का प्रतीक क्या होता है, एफ होता है। तो यहाँ पे 0.15 का मतलब हमारा हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो, स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा, स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा,
तो आवेश रहित या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश या फिर धनात्मक आवेश। तो आवेश रहित होगा भी। क्या पूछा है देखो यहाँ पे, स्थिर परमाणु, तो स्थिर परमाणु का जो आवेश है वो आवेश रहित होगा, यानी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है, और जो ऋणावेशी है, ऋणावेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में आता है। और परमाणु जो होता है वो क्या होता है भाई, उदासीन होता है, यानी आवेश रहित हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। एक निकाय पर विद्युत आवेश होता है के कारण, किसके कारण भाई, न्यूट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक निकाय पर विद्युत आवेश होता है किसके कारण, न्यूट्रॉन की कमी या फिर इसकी वृद्धि, तो नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर वृद्धि, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर वृद्धि सही हो जाएगा भाई हमारा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया था, और किस तरह से करना है वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था। देखो भाई फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे देखो ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या हो गया कि हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो Q बराबर हमारे पास में क्या होता है, n इंटू में क्या होता है, E होता है। अब यहां से ज्ञात क्या करना है, अपने को n ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होता है हमारे पास में, Q बटा में क्या होता है भाई, E होता है। अब यहाँ पे जो Q का मान है वो Q का मान देखो इसमें कितना दिया भाई, 1, कितना दिया है 1, तो Q का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 1। यहाँ पे जो E का मान है, E का मान बताओ कितना रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है -1.6 और गुणा 10 की घात माइनस का क्या होता है भाई 19 होता है, यही होता है। चलो अब यहाँ पे देखो जो 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। क्या होगा ये, प्लस का 19। अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में हमारे पास में 10 की घात 9 नहीं होगा भी, यहाँ पे है प्लस का 19, चलो देखेंगे इसको, यहाँ पे है 10, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ तो हमारा डी वाला सही होगा या फिर हमारा सी वाला सही होगा, जहां तक हमारा सी सही होगा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में संख्या देखो क्या बची भाई, ये वाली, ठीक है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था, तो यहाँ पे इसका भाग इसमें देना है, तो यानी इसका भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 और फिर 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने सोल्व किया था, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे। तो चालक जो होंगे भाई वो क्या अनुभव करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे, बताओ। एक प्रतिकारक बल या फिर एक आकर्षण बल या फिर एक कोणीय बल या फिर कोई बल नहीं, तो क्या अनुभव करेंगे भाई, एक आकर्षण बल अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, चालक जो होंगे आकर्षण बल का क्या करेंगे, अनुभव। सही होगा भाई सी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम, तो कौन सा नियम होगा भाई, जूल का नियम या फिर लेंज का नियम, बायो सेवर्ट नियम या फेराडे का नियम। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, बायो सेवर्ट नियम सही हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या होगा भाई, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर, अगला, स्थैतिक विद्युत आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा। स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर
चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, अर्ध क्षेत्र या फिर विद्युत रोधी क्षेत्र। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी स्थितिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा, तो वो कौन सा होगा भाई, विद्युत क्षेत्र होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलो, रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है। रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है। मैक्सवेल समीकरण, गॉस नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम। बताओ कौन सा होगा, गॉस का नियम सही होगा भाई। क्या होगा, गॉस का नियम, यानी हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र जो होता है बताओ एक किस प्रकार की राशि होती है। तो एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जो विद्युत क्षेत्र होता है एक किस प्रकार की राशि होती है भाई, वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है एक सदिश राशि होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सदिश राशि जो है इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। एक सेकंड भाई, इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, V बटे में क्या हो जाएगा भाई, D। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक आवेशित कण यानी Q धारा वहन करती हुई परिनलिका के साथ साथ V यानी वेग से गति करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, चुंबकीय बल बताओ क्या होगा। तो एक आवेशित कण धारा वहन करती हुई परिनलिका के साथ साथ अगर v यानी वेग से गति करता है तो कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। शून्य हमारे केवल बी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन है भाई, विभवांतर है। विभवांतर जो है एक किस प्रकार की राशि होती है। तो विभवांतर जो होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी हमारा हो जाएगा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछे विभवांतर का मात्रक क्या होता है। यूनिट पूछे अगर इसकी आपको कि मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। प्रतीक इसका क्या होता है, वी होता है। ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी धारा को डिस्ट धारा तब कहेंगे जब इसका होता है। किसी धारा को डिस्ट धारा यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट तब कहेंगे जब इसका परिमाण समय के साथ स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है या होता है। बिल्कुल सही है भाई। परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, नहीं होगा। दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, तो ये तो प्रत्यावर्ती धारा में होता है भाई, एसी में होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये है हमारा क्या है भाई, डीसी। तो ये आई हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे टी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है भाई, करंट। क्लियर। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1 वाट आवर
में कितने जूल होते हैं, 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे है 3.6 गुणा 10 की घात 8, या फिर यहाँ पे 3.6 गुणा 10 की घात 5, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 10 की घात 3। देखते हैं भाई कौन सा होगा। अगर बात करें कि 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं, देखो 1 वाट आवर तो बराबर क्या होता है, जूल प्रति क्या होता है, सेकंड। अब यहां पे 1 तो यहां पे लिखेंगे हम 1 जूल और यहां पे कर देंगे हम 1 सेकंड, गुणा में 1 घंटे में, 1 घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट होती है भाई, 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। कितना होगा भाई, 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पे, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, 6 और गुणा में 10 की घात कितना, 3। 10 की घात कितना भाई, 3 लिखेंगे। तो 10 की घात 3 यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परगमन करता है तब प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, फोटोन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जित या फिर अवशोषित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन को उत्सर्जित या फिर अवशोषित करता है भी। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, धारा हमेशा प्रवाहित होती है, धारा हमेशा प्रवाहित होती है। देखो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, जो कि बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन के समान दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह पर निर्भर नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा होगा भाई, हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। वैसे धारा जो होती है वो धनात्मक से प्रवाहित होती है ऋणात्मक की ओर, लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन और धारा की, तो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका आवेश कैसे होता है, तो इसका आवेश कैसा होता है भाई, ऋणात्मक, ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव होता है। मान कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है, -19 कूलाम होता है, या -1.602 गुणा 10 की घात कितना होता है, -19 कूलाम होता है। ये किसका आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसका आवेश किस प्रकार का होता है, भाई नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो धारा जो होती है वो हमेशा प्रवाहित होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर क्या होती है भाई, प्रवाहित होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, विपरीत हो गए। दोनों क्या है, विपरीत। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भी, यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, चलो प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। तो यहां पे मीटर, सॉरी ओम मीटर, या फिर महो, या महोमीटर, या फिर यहां पे ओम। तो हमारा सही आंसर होगा ओम मीटर। क्या होगा भाई, ओम मीटर हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन,
एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है। एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है। बताओ धनात्मक होता है या फिर शून्य होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, या फिर इनमें से उपरोक्त में से कोई भी। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे होगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। किसके लिए पूछा, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ताप बढ़ने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है उसका तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे कंडक्टर, जैसे कंडक्टर पदार्थ यानी चालक पदार्थ। और ताप बढ़ने से जिस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है उसका तापमान गुणांक क्या होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। जैसे कुचालक ले लो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ग्लास या फिर माइका, रबर, ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, अर्धचालक हो जाएंगे। सॉरी, इसका जो ताप गुणांक होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर, फेरेड प्रति मीटर। तो फेरेड प्रति मीटर या फिर फेरेड कूलम, फेरेड प्रति मीटर होगा। क्या होगा, फेरेड प्रति मीटर सही हो जाएगा भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो जी, निम्न पदार्थ में से किसका परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक होता है। सिरेमिक का, सीसा का, तेल का, या फिर निर्वात का। तो यहाँ पे किसका होगा भी, सीसा का। किसका होगा, सीसा का हो जाएगा, यानी हमारा होगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट से 1000 वाट और 250 वोल्ट के दो हीटर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आपूर्ति यानी सप्लाई से कुल वाट शक्ति निर्गत होगी। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है, 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की मुख्य प्रत्यावर्ती धारा से 1000 वाट 250 वोल्ट के दो हीटर है। कितने हीटर है भाई, दो हीटर है, और दोनों का जो क्रम है श्रेणी क्रम। कौन सा है भाई, श्रेणी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से बनाते हैं हम एक हीटर, ये लो, और ये दूसरा हो गया। ठीक है। अब यहां पे ये 250 वोल्ट और ये भी कितना भाई, 250 वोल्ट। ठीक है। यहां पे 1000 वाट और यहां पे भी कितना हो गया, 1000 वाट। एक सेकेंड। और यहां पे प्रत्यावर्ती धारा 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है। सप्लाई कौन सी है, यहां पे प्रत्यावर्ती, धारा प्रवाह है। चलो जी, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रत्येक जो लैंप है, अब यहां पे क्या बोला है इसमें, दो हीटर। तो ये जो सिंबल है किसका है भाई, लैंप का। तो यहां पे लैंप का जो प्रतिरोध है ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो यहां पे हो जाएगा आर बराबर यहां पे वी स्क्वायर बटे में क्या होता है, तो वी बटे में बताओ क्या होता है हमारे पास में, पी होता है। यही होता है। तो देखो भाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे कितना है, 250। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 250, और 250 वी स्क्वायर है ना भाई, तो यहाँ पे 250 गुना क्या हो जाएगा, 250। चलो जी, बटे में क्या हो जाएगा, 1000। क्या होगा, 1000। तो आर बराबर जो होगा ना, यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 62, और पॉइंट क्या होगा 5, और क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यही होगा। अब जो सर्किट है, सर्किट में परिपथ यानी सर्किट में प्रवाहित होने वाली
होने वाली धारा। तो यहाँ पे 250 बटे में क्या होगा 62 पॉइंट यहाँ पे कितना भी 5 और प्लस में यहाँ भी कितना होगा तो 62 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा एम्पियर में वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे धारा, तो यहाँ पे क्या है भाई 2 एम्पियर। कितना 2 एम्पियर। अब सप्लाई से ली गई जो शक्ति है तो शक्ति का मतलब हो गया P, तो P बराबर V इंटू क्या होगा I हो जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर 250, 250 गुना कितना करेंगे हम 2, तो बराबर में क्या आएगा 500। 500 क्या होगा वाट होगा। वाट क्यों होगा क्योंकि ज्ञात क्या कर रहे हैं यहाँ से हम पावर ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है शक्ति, तो शक्ति का मतलब क्या हो गया P यानी पावर, और पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, और वाट का प्रतीक क्या होता है W होता है। कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा 500, यानी इसका मतलब क्या हो गया हमारा हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन केवल प्रतिरोध से संबंधित है। केवल किससे संबंधित है प्रतिरोध से संबंधित है। चलो यहां पे देखो भाई ये वोल्टेज में आकस्मिक परिवर्तन को रोकता है, या फिर ये ऊर्जा भंडारण यंत्र के रूप में कार्य करता है, या यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विसरित कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा भाई, यह ऐच्छिक राशि की शक्ति को विसरित कर सकते हैं, यानी कौन सा होगा भाई यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो भाई एक लैंप जिसका 60 वोल्ट पर 40 वाट मूल्यांकन किया गया है 230 वोल्ट से जोड़ा जाना है, लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले देखो बात करें इसमें कि लैंप का जो वोल्टेज है या फिर मानक वोल्टेज है वो कितना है इसमें 60, कितना है भाई 60 वोल्ट है। क्लियर। पावर कितनी है, तो पावर कितनी है इसमें, तो P बराबर कितना होगा 40, 40 क्या है इसमें वाट है। लैंप का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, तो V स्क्वायर बटा क्या होता है P होता है ना। तो यहाँ पे V का मान कितना देखो V का मान तो 60, अब यहाँ पे V स्क्वायर है तो 60 गुना क्या हो जाएगा 60 बटे में P कितना है तो 40, कितना है भाई 40, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, क्या होगा ओम। क्लियर। अब यहां पे 60 लैंप में जो लैंप है 60 वोल्ट पर प्रवाहित धारा का मान 60 वोल्ट पर, एक सेकेंड भाई लैंप पर होगा ना, लैंप में 60 वोल्ट पर प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान, तो धारा का मान यानी I, तो I बराबर क्या होगा तो V बटा हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे R, तो V का मान कितना यहाँ पे 60 बटे में R का मान कितना यहाँ पे 90 है, या फिर यहाँ पे 2 बटे में क्या हो जाएगा 3 एम्पियर होगा। क्लियर। उसके बाद में जब लैंप पर कितना वोल्ट भाई 230 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो
प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान यानी I बराबर क्या होगा, तो V बटा R हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 230 बटे में R का मान कितना, तो 90 होगा। तो यहाँ पे 23 बटे में क्या हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, तो 23 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 एम्पियर। 23 बटे में क्या होगा, 9 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2/3 है, यानी 2/3 की धारा प्रवाहित करने के लिए जोड़ा गया प्रतिरोध क्या होगा, R। तो 230 वोल्ट की वोल्टेज प्रदान की जाए। एक मिनट में थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ये ना ट्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। देखो, जो लैंप है, लैंप में यानी 2/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए जोड़ा गया प्रतिरोध R हो तो और 230 वोल्ट की वोल्टता प्रदान की जाए। प्रदान की जाए तो V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1। तो V1 यानी 230 बराबर हो जाएगा 2 बटे में होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 90, प्लस में क्या होगा भाई R, प्लस में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पे 690 बराबर क्या होगा 180, और प्लस में क्या होगा 2R। तो 690 बराबर यहाँ पे बराबर नहीं होगा भाई माइनस 180 बराबर में क्या होगा 2R, ठीक है। तो 510 बटे में कितना होगा 2, और फिर क्या होगा बराबर में R। तो हमारे पास में R बराबर जो होगा वो 255 हो जाएगा भाई, क्या होगा 255, क्लियर। और 255 हमारे देखो बी ऑप्शन में है, सही है भाई। कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर साथियों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो जी। जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है, घटता है, परिवर्तित होता है या फिर बढ़ता है। स्थिर रहता है, घटता है, परिवर्तित होता है या फिर बढ़ता है। तो बताओ भाई क्या होगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा भाई, क्या होगा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत वोल्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। देखो, वोल्टता इलेक्ट्रॉन्स की प्रत्यक्ष गति है, या फिर वोल्टता के कारण धारा प्रवाह होता है, या फिर वोल्टता इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति होती है, या फिर धारा के प्रवाह के लिए हमेशा वोल्टता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो वोल्टता है उसके कारण धारा का प्रवाह होता है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। तो विद्युत वोल्टता के कारण क्या होता है भाई, धारा का
प्रवाह होता है। तो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ वह बल है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। क्लियर? कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? क्या विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? देखो भाई यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है, नहीं, केवल बहुत अधिक धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन देखो, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र केवल लोह कोर की उपस्थिति में ही उत्पन्न होता है। या फिर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र केवल क्वायल की उपस्थिति में ही उत्पन्न होता है। या फिर हाँ, विद्युत धारा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है? ऊर्जा का स्रोत का प्रतीक है। चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा। आकृति ए क्या है भाई? आकृति ए, या फिर आकृति बी, आकृति आई, या फिर यहाँ पे आकृति जे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, आकृति आई, यानी हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर? कौन सा होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दर्शाई गई आकृति में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रवाह होगा? इससे, तो यहां पे देखो भाई, चुंबकीय प्रभाव और उष्मीय प्रभाव दोनों, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, केवल उष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव और उष्मीय प्रभाव दोनों होगा, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो जी, एक वर्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला सीधा चालक धारा वहन करता है, निम्नलिखित में से इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सही है वो इसमें हमें देखना है। किसी भी बिंदु पर चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, या फिर चालक पर लगने वाला अक्षीय बल इसके लंबाई को बढ़ाता है, या फिर अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को क्या करता है? कम करता है। ठीक है भाई, कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 5 किलो ओम तथा 1/2 वाट रजिस्टर का धारा रेटिंग क्या होगी? धारा रेटिंग देखो भाई, 5 किलो ओम यानी आर बराबर क्या होगा? तो 5 गुणा क्या हो जाएगा? 1000। 5 गुणा में क्या हो जाएगा भाई? 1000। तो यानी क्या हो जाएगा? 5000 ओम। किलो ओम से किसमें? ओम में, तो 5000 ओम हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे 1/, क्या है? 2 वाट। ठीक है, तो I बराबर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा? √P बटे में क्या हो जाएगा? R। तो I बराबर जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा? इसमें 1/2 गुणा में कितना होगा? यहाँ पे 5। यही होगा ना भाई? सही होगा। चलो सही है भाई, है ना? तो I बराबर जो होगा वो 0 पॉइंट क्या होगा? 01 एम्पियर। ठीक है, 0.01 एम्पियर, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों?